ये यूपीपीसीएस पॉलिटी का लेक्चर पार्ट 13 होगा और हम आज के लेक्चर के अंदर देखेंगे कि आयोग ने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं पिछले सालों में। फंडामेंटल राइट का हमारा ये जो है लास्ट लेक्चर है। आज के अंदर हम आर्टिकल 29, 30 और 32 डिस्कस करेंगे। और आयोग ने आर्टिकल 32 पे किस टाइप का क्वेश्चन 2023 में पूछा था मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। देखो, आर्टिकल अपने आप में ये जो आर्टिकल है 32 ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो अ, मतलब काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन जो पूछा था आयोग ने वो था। तो क्वेश्चन की आपको जवाब देने के लिए आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो जैसे मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, ये क्वेश्चन था 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो आसान क्वेश्चन नहीं है, अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ पर ये यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछे जाते हैं, तो आसान नहीं है क्वेश्चन। तो हम ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम ये देखेंगे। और ये 2022 में पूछा गया था यूपीपीसीएस के द्वारा। और फिर हम ठीक है, फिर हम एक और क्वेश्चन देखेंगे जो काफी पुराना क्वेश्चन है ये। तो ये भी जो है आर्टिकल 32 से रिलेटेड है, तो ये सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 29 से स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये एजुकेशनल और कल्चरल राइट से रिलेटेड है। एजुकेशनल और कल्चरल राइट से रिलेटेड का मतलब जो हमारी माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटी के आपको राइट, एजुकेशनल राइट और कल्चरल जो उनके कल्चर है उसको बचाना बहुत जरूरी है। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी के लिए यहाँ पर एक प्रावधान किया गया है। किस टाइप का प्रावधान है कि एक तो आर्टिकल 29 ये कहता है कि अगर कोई भी हमारे देश के अंदर मान लो कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज बोलता हो, उसका कोई कल्चर है, अलग से कल्चर, तो उसको पूरा अधिकार है कि वो अपने कल्चर को बचाए। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती हैं और उनका भी कल्चर अलग अलग कल्चर है। अगर आप जाओगे डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, इवन कल्चर बदलता रहता है थोड़ा थोड़ा। तो उनको वो पूरा अधिकार है कि वो अपने कल्चर को सहेज कर रख सके, उसको बचा सके। अपनी जो लैंग्वेज है, अपनी जो स्क्रिप्ट है, उनको बचाने का पूरा अधिकार है। ये आर्टिकल 29 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 29 में एक्चुअली दो डायमेंशन कवर की गई है आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 29 में एक तो ये बोला गया है कि जो अगर कोई हमारे देश के अंदर उसकी अलग लैंग्वेज है एकदम, और स्क्रिप्ट अलग है, कल्चर भी उसका अलग है, तो उसको पूरा अधिकार है अपनी लैंग्वेज कल्चर को बचाने का। फिर इसके अंदर दूसरा प्रोविजन ये है कि इसमें ये बोला गया है कि किसी भी कोई भी अगर सिटीजन है तो उसको रिलीजन, रेस और कास्ट और लैंग्वेज के आधार पर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते हो। तो ये यहाँ पर ये शब्द जो है ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आयोग वैसे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे। लेकिन कभी कभी आयोग क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल फ्रेम कर सकता है। तो ये आर्टिकल 29। अब आर्टिकल हम बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल 29 के बारे में। तो आर्टिकल 29 में देखो यहाँ लिखा है, आर्टिकल 29 इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 29 पर कोई आर्टिकल 29 किसी भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती। मतलब ये आर्टिकल अपने आप में एब्सोल्यूट है। यहाँ पर सरकार कोई जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती है माइनॉरिटी पर। अब आर्टिकल 30 के बारे में बात करते हैं कि आर्टिकल 30 क्या है। देखो, आर्टिकल जो 30 है वो जो माइनॉरिटी है उनका एजुकेशनल जो राइट्स हैं उनको, जैसे कि मान लो कोई माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी ने अपना कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश किया है। तो अभी देखेंगे हम अभी देखेंगे कि 3 टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। तो उनको पूरा अधिकार है कि वो उस इंस्टीट्यूशन के अंदर किस टाइप से पढ़ाना चाहते हैं, उसका करिकुलम क्या डिजाइन करना चाहते हैं। तो उनको पूरा अधिकार है अपने जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसको पूरी तरह से एडमिनिस्टर कैसे करना है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, ये पूरा अधिकार है। उसको कैसे चलाना है, उसकी गवर्निंग बॉडी कौन होगी, तो ये माइनॉरिटी के अधिकार है। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो जान लेनी चाहिए आपको कि कि ये जो हम यहाँ पर माइनॉरिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो माइनॉरिटी में यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ी समझ लेनी चाहिए। एक सेकंड। ठीक है।
देखो आर्टिकल 30 के अंदर ये बोला गया है कि माइनर 3 टाइप के इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एक तो ऐसे इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो रिकॉग्नाइज हो रहे हैं सरकार के द्वारा और सरकार से एड मिल रही है, ऐसे ऐसे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसे हो सकते हैं जो जहां पर सरकार केवल एड दे रही है, सॉरी रिकॉग्नाइज कर रही है, अपनी रिकॉग्निशन दे रही है, ठीक है। और तीसरे टाइप के एजुकेशनल जो माइनॉरिटी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं वो इस टाइप के माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं जहाँ पर ना तो सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है, सरकार ने जो है रिकॉग्नाइज भी नहीं किया है और ना सरकार एड देती है। तो ये जो तीसरे टाइप के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो इन तीसरे टाइप में जहाँ पर सरकार कोई पैसे भी नहीं देती और सरकार ने कोई रिकॉग्निशन भी नहीं दी है, तो उस केस में इन माइनॉरिटी को पूरा एब्सोल्युटली अधिकार होता है कि वो जो अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको कैसे रन करना है। अब यहाँ पर जो ये दूसरे दो जो ऊपर बचे हैं, ये इनमें सरकार कुछ रेगुलेटरी प्रोविजन कर सकती है क्योंकि सरकार पैसे दे रही है और सरकार रिकॉग्निशन भी दे रही है। तो ऐसे जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो उनके अंदर सरकार कुछ रेगुलेटरी प्रोविजन कर सकती है। जो तीसरे नंबर के प्रोविजन है, देखो तीसरे नंबर के प्रोविजन जो तीसरे नंबर का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है माइनॉरिटी के, ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी कुछ भी करती फिरे, कुछ भी करे और फिर बोले देखो हमारा इसमें एब्सोल्युटली अधिकार है, हम कुछ भी करें। ये जो तीसरे नंबर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है माइनॉरिटी के, ये जो जनरल लॉ हो गए जैसे टैक्सेशन हो गया भाई, और दूसरा सेक्सुअल हरासमेंट केस एट द वर्क प्लेस, तो इस टाइप के जो लॉ जो मतलब लॉ होते हैं या जो इस टाइप का कुछ आपको प्रोविजन करना है उनको तो इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। तो हाँ, इनको किस लैंग्वेज में पढ़ाना है ये इनकी अपनी वो होती है कि भाई इनको किस लैंग्वेज में पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, तो ये पूरा इनको अधिकार होता है। तो ये आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो हमारे कल्चरल और एजुकेशन राइट्स के बारे में, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस के बारे में। देखो हमको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा 8 शेड्यूल किससे रिलेटेड है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इस 8 शेड्यूल के अंदर कितनी हमारी लैंग्वेजेस है, और फिर हम ये देखेंगे कि जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है वो कौन कौन सी है। तो 8 शेड्यूल हमारा लैंग्वेज से रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको शेड्यूल के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये शेड्यूल किससे रिलेटेड है। इस 8 शेड्यूल के अंदर 22 लैंग्वेजेस है, यहाँ नाम दे रखे हैं। तो वैसे तो बहुत कम चांस होता है कि आपसे ये पूछा जाए, लेकिन फिर भी इनको पढ़ते रहना चाहिए बार बार, हो सकता है यहाँ से डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रेम कर दे आयो। अब ये जो लैंग्वेजेस हैं, जो 22 लैंग्वेजेस हैं, ये अलग अलग अमेंडमेंट हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अलग अलग अमेंडमेंट के थ्रू इनको इंसर्ट किया गया। जब ओरिजिनल जो लैंग्वेज थी वो 14 थी, उसके बाद में 21st कॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो उसके अंदर सिंधी डाल दी गई इस 8 शेड्यूल के अंदर। फिर उसके बाद में 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उसके अंदर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये इसको ऐड किया गया। फिर उसके बाद में 92 अमेंडमेंट एक्ट हुआ, तो इसके अंदर बोडो, डोगरी, मिथाली और संथाली इन लैंग्वेज को ऐड किया गया। तो इतना याद रखना है आपको कि 8 शेड्यूल किससे रिलेटेड है, ठीक है। 8 शेड्यूल के बारे में आपको पता होना चाहिए। 8 शेड्यूल के अंदर 22 लैंग्वेजेस है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर ये भी नहीं पता है कि कौन सी लैंग्वेज होती है, ठीक है, लेकिन इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए कि कितनी लैंग्वेज है। अब ऐसे ऑप्शन दे देता है 21, 22, 23, 24 कितनी लैंग्वेज। अब यहाँ पर जब लैंग्वेजेस की बात हो रही है तो क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखो ये जो मैंने यहाँ पर बताया कि ये 22 लैंग्वेजेस है, तो 22 लैंग्वेज में से 6 लैंग्वेज जो अपने आप में मतलब बहुत पुरानी है, तो उन लैंग्वेज को वो काफी पुरानी है, जैसे कि तमिल हो गया, संस्कृत हो गया, कन्नड़ हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, उड़िया हो गया। तो ये जो लैंग्वेज है ये बहुत पुरानी लैंग्वेज है और इन्हीं लैंग्वेजेस को जो है क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। अब ये क्लासिकल लैंग्वेज अगर किसी को बना दिया जाता है तो उसका फायदा ये होता है कि सरकार काफी पैसे देती है कि इस लैंग्वेज को किसी न किसी तरह से बचाया जाए, और कैसे बचाया जाएगा उसके बारे में उसको पढ़ाया जाए, उसको लिखाया जाए, और उसके लिए वो अलग से कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रोविजन किया जाए कि भाई यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है उड़िया या संस्कृत पढ़ाई जाएगी। तो इसलिए जो है क्लासिकल लैंग्वेजेस अलग से एक लैंग्वेजेस रखी गई हैं, मतलब इनको प्रोटेक्शन की जरूरत है।
कितनी लैंग्वेजेस हैं और ये कौन कौन सी, ये बारे आपको पता होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो उससे 8 शेड्यूल में से निकाल के जो है इन लैंग्वेज को यहाँ रखा गया है, इनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। अब यहाँ पर आर्टिकल 32 के बारे में बात करते हैं कि आर्टिकल 32, देखो आर्टिकल 32 जो है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में आपको मतलब पता होना चाहिए। और क्योंकि यहाँ से अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया तो आपने देखा होगा आर्टिकल 32 पर ही बेस ये 2000 यूपी और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्वेश्चन पूछा था। तो अब देखो आर्टिकल 32 काफी सारी चीजों के बारे में बात करता है। आर्टिकल, दो आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, एक तो आर्टिकल 32 और एक आर्टिकल 226। तो दो ये जो आर्टिकल है ये हाई कोर्ट को पावर देता है, और ये जो आर्टिकल 32 है, 32 अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। जैसे अगर मान लो, देखो हमने जितने भी फंडामेंटल राइट पढ़े हैं, तो अगर वो फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जाएगा तो वे किताबों में लिखे हुए ऐसी नॉलेज है कि जो किसी ने पढ़ी नहीं। तो नॉलेज, किताबों में जो नॉलेज लिखी हुई है वो तो किताबों में है, अगर आप उसको पढ़ते हो तो वो आपकी हो जाएगी। तो ये अगर आर्टिकल 32 को, मतलब ये जो जितने भी फंडामेंटल राइट है इनको अगर इम्प्लीमेंट करना है तो आपको आर्टिकल 32 के बिना ये सारे के सारे आर्टिकल ऐसे हैं जैसे नल एंड वॉइड। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 ये पावर देता है कि किसी कोई भी सिटीजन अगर उसके फंडामेंटल राइट वायलेट किए जा रहे हैं तो वो सीधा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और हाई कोर्ट। तो मतलब आप समझ रहे हो ना, आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हुए और आप जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो तो मतलब आपके फंडामेंटल राइट के उल्लंघन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, तो ये भी अपने आप में फंडामेंटल राइट है। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट जाना ये अपने आप में फंडामेंटल राइट है। तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 के अंदर तुमको मना नहीं कर सकते कि तुम सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकते हो अपने फंडामेंटल राइट का वायलेशन का ये बहाना मारकर। तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अब आर्टिकल 32 ये भी बोलता है कि भाई अगर ये जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट चाहे तो किसी और, मतलब अभी ये देख लेते हैं जरा थोड़ी सी इसके बारे में, क्योंकि आर्टिकल 32 का ये 32 काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जो अंबेडकर साहब है इन्होंने ये बोला था। अभी मैंने जो मैंडेमस और जो सर्क्यूलर राइट है, प्रोहिबिशन है, इसके बारे में नहीं बताया था, तो अभी मैं पीछे बताने वाला था वो उसके बारे में था, लेकिन उसके थोड़े से और देख लेते हैं कुछ प्रोविजन है। तो ये आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को देखते हुए अंबेडकर साहब ने ये बोला था कि ये जो आर्टिकल 32 है ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का उसका सोल एंड हार्ट है। समझ गए आप? तो ये इसको स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बताओ कौन सा आर्टिकल जो है कौन, ये किसने, एक तो ये पूछा गया था कि ये बताओ ये किसने बोला है कि वेरी सोल एंड वेरी वेरी हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किस आर्टिकल के बारे में बोला गया? आर्टिकल 32 के बारे में बोला गया। किसने बोला है ये भी पूछा गया, अंबेडकर साहब ने बोला है। तो अपने आप में ये आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 जो है वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट जो है अगर किसी के फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो किसी भी लोअर कोर्ट को पावर दे सकता है कि भाई वो पर्सन, जैसे मान लो कि अभी पावर जो है फंडामेंटल राइट अगर किसी के वायलेट होते हैं तो या तो वो सुप्रीम कोर्ट जाता है या फिर हाई कोर्ट जाता है। अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या किसी भी दूसरे कोर्ट को कोई पावर नहीं दे रखी है कि आप फंडामेंटल आपके राइट वायलेट हो गए तो वहाँ पे जो है किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाओ। तो अब यहाँ पर आर्टिकल 32 में ये बोला गया कि आर्टिकल 32 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि अगर किसी भी, कि वो किसी भी हाई कोर्ट, किसी भी कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा उसको पावर दे सकता है। मान लो कि कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो इसको ये पावर दे सकता है कि भाई आप हम ये पावर देते हैं कि अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट वॉलेट होते हैं तो वो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ सकता है और आपकी जो है आप जो है उसकी प्रोसीडिंग करोगे कि उसके फंडामेंटल राइट को। तो पार्लियामेंट आर्टिकल 32 ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट जो है ये जो फंडामेंटल राइट के वॉलेट होने पर आप किसी भी जो लोअर कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उनको पावर दे सकते हैं और वहाँ पर लोग जा सकते हैं, सिटीजन जा सकते हैं अपनी जो भी फंडामेंटल राइट उनके वॉलेट में उससे रिलेटेड प्रॉब्लम लेकर। तो ये आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कुछ आर्टिकल 32 में और भी बोला गया है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अगर फंडामेंटल राइट वॉलेट हो गए किसी पर्सन के और फिर वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट काफी एक्शन ले सकता है। उसके कोई भी सरकार के खिलाफ ले सकता है, कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, प्राइवेट पर्सन हो सकता है, उसके खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकता है। किस टाइप का एक्शन? देखो किस टाइप का मतलब पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी कर सकता है। रिट्स का भी देखेंगे हम,
कुछ रिट्स हैं, ये जो ये वाली रिट्स हैं, हैबियस कॉर्पस और मैंडेमस, ये वाली रिट्स है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है अंदर आर्टिकल 32 के अंदर आर्टिकल 32 में बहुत कुछ लिखा हुआ है। अगर आप इसके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे तो उसमें एक में यही लिखा हुआ है कि ये आर्टिकल पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट जो है किसी भी जो लोअर कोर्ट है उसको पावर दे सकती है। किससे रिलेटेड पावर दे सकती है कि किसी के फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो रहे हैं तो वो पर्सन लोअर कोर्ट में जा सकता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पावर दे सकती है। और ये भी बोलता है कि भाई फंडामेंटल, अगर कोई बंदा सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, उसके फंडामेंटल राइट वायलेट हो गए, तो सुप्रीम कोर्ट उसको मना नहीं करेगा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट जाना ही अपने आप में फंडामेंटल राइट है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर किसी के फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो है रिट्स जारी कर सकता है, रिट्स जारी कर सकता है, डायरेक्शन जारी कर सकता है, ऑर्डर भी दे सकता है कि भाई आपने इसके फला बंदे के रिट पर्सन को, डिपेंड करता है किस टाइप का केस है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो कुछ भी जारी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 के अंदर पावर दी गई है अगर किसी के भी पर्सन के, एक सिटीजन के फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं। अब ये जो पावर है, ये पावर आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट को भी दी गई है। अगर आपके जो राइट है, राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स हैं, केवल आप फंडामेंटल राइट्स अगर आपके जो है वायलेट हो रहे हैं तभी आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। किसी, अगर आप कहने लगो कि हमारे स्टैट्यूटरी राइट्स या लीगल राइट्स या फिर कस्टमरी राइट्स का वायलेशन हुआ है, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है आर्टिकल 32 के अंदर और आर्टिकल 226 के अंदर। तो आर्टिकल 226 जो है हाई कोर्ट को पावर देता है। हाई कोर्ट को किस बार की पावर देता है? हाई कोर्ट को इस बार की इसके बारे में बोलता है कि अगर किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, उल्लंघन हुआ है, तो वो पर्सन हाई कोर्ट जा सकता है और हाई कोर्ट फिर उस पर संज्ञान लेगा। तो हाई कोर्ट रिट्स भी जारी कर सकता है, ठीक है। जैसे अगर एक यहाँ पर ये है कि हाई कोर्ट जो होते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश में जो है किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट जो है का उल्लंघन हुआ है, तो वो हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट जा सकता है कि देखो साहब हमारे, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट फिर उसको रिट्स जारी कर सकता है, ऑर्डर जारी कर सकता है कि भाई आपने इसके फंडामेंटल राइट को वायलेट करिए, तो वो उनकी अलग वो होती है। तो यहाँ पर लेकिन कंडीशन ये है कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट केवल यूपी का जो जितना भी यूपी स्टेट है उसका जो जितना दायरा है उसी के अंदर अपना जो वर्डिक दे सकता है। राजस्थान कोर्ट के अंदर, राजस्थान के अंदर जाकर अपना वर्डिक नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर जो टेरिटोरियल बाउंड्री है वो आ जाती है कि भाई जो है आपका जो बाउंड्री है वो केवल यूपी के अंदर है। लेकिन आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को जो पावर दी गई है वो ऑल इंडिया है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है अब वो चाहे कोई उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, कोई सा भी प्रदेश हो, सबके अंदर जो है उसका जो है रूल चलेगा। सुप्रीम कोर्ट कोई भी पर्सन जा सकता है इंडिया के अंदर, चाहे वो ये अरुणाचल का हो कि अरुणाचल के लोगों का अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो सारे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फिर ऐसा नहीं देखा जाएगा कि वो तो दूसरे रीजन से आए हैं, तो ऐसा नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट जो है रिट्स जारी कर सकते हैं। तो हम कुछ रिट्स के बारे में जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 के अंदर कुछ रिट्स जारी करता है। अब ये जो रिट्स हैं, ये इन रिट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक रिट्स जारी करता है हैबियस कॉर्पस। देखिए ये जो इतनी अच्छी रिट्स है ना, तो ये सारी की सारी जो है इंग्लैंड से ली गई हैं और ये इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। तो ये जो हैबियस कॉर्पस है, ये नाम आपको बहुत ही अजीब लगेंगे। इसका मतलब होता है जैसे मान लो किसी बंदे को किसी ने किडनैप कर लिया, किसी प्राइवेट पर्सन ने भी कर सकता है या कोई सरकारी पर्सन भी वो कर सकता है। अब उसको किसी ने मतलब डिटेन कर लिया है, भाई किडनैप कर लिया। तो किडनैप तो वैसे अलग मतलब होता है, लेकिन आप सोचो उसका थोड़ा सेंस, उसने जो है उसको डिटेन करके रखा, छोड़ नहीं रहा है उसको, इलीगली उसको डिटेन किया हुआ है। तो फिर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास उसका कोई रिश्तेदार जाएगा, देखो साहब फला बंदे ने हमारे जो है रिलेटिव्स को या हमारे चाचा को या हमारे फूफा को जो है उसमें रिटेन करके रखा हुआ है, छोड़ नहीं रहा है। पुलिस वाला भी हो सकता है कोई इलीगली, ठीक है, कोई कोई मतलब वो नहीं है, कोई लॉ वगैरह को वायलेशन वगैरह नहीं कह रहे, तो उनको रखा हुआ है। तो इससे क्या हो रहा है, आपने मान लो पुलिस, जैसे पुलिस का ही केस ले लेते हैं, तो पुलिस कोई केस नहीं है आपके खिलाफ, लेकिन पुलिस ने आपको पकड़ लिया, डिटेन कर लिया, और आपने डिटेन, आपको 1 सप्ताह तक डिटेन करके रखा है, कुछ नहीं किया, बस उसकी पुलिस वाले का गुंडा राज चल रहा था। जैसे भी आपने देखा होगा यूपी पीसीएस में गुंडा राज चल रहा है, उसका जो आयोग है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो उसका पूरा गुंडा राज चल रहा है। तो उसको जिसको जो उखाड़ना है, काटना है, बोना है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो 2 शिफ्ट में एग्जाम कराएगा तो कराएगा, वो नॉर्मलाइजेशन करेगा तो करेगा, जिसको जो उखाड़ना है, काटना है, बोना है, उगाना है, वो कर ले। तो ये क्या चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है। तो ऐसे कुछ जो पुलिस वाले होते हैं या पॉलिटिशियंस होते हैं, उनका भी गुंडा राज चलता है। अभी देखो जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं जो उत्तर प्रदेश के, तो वो बोलते हैं कि भाई हमें यहाँ से
गुंडा राज खत्म कर दिया, तो गुंडा राज तो आपने खत्म कर दिया, फिर अपना राज स्टेब्लिश कर रहे हो आप जो है आयोग को कंट्रोल कर रहे हो, आयोग को एक सिटिंग पेपर नहीं होने दे रहे हो, तो मतलब ये तो फिर वही आ गया ना कि आपने गुंडा राज तो खत्म कर दिया लेकिन अपना गुंडा राज चला लिया, तो फिर उसको कोई जनता को थोड़ी फायदा हुआ है कि भाई वो तो जनता तो पहले भी मर रही थी अभी भी मर रही है, तो फिर क्या फायदा आपका, आप अब तो आपका गुंडा राज चल रहा है, तो आप इसको ऐसे कंट्रोल क्यों कर रहे हो सारे सिस्टम को। ठीक है, आप लोगों की जो लिबर्टी है उसको कंट्रोल कर रहे हो। तो ऐसे ही अगर मान लो कि किसी पर्सन को कंट्रोल किया, मतलब किसी पर्सन को डिटेन कर लिया जाए बिना किसी रीजन के, तो फिर वो हाई कोर्ट जाएंगे उसके रिश्तेदार, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट जो है बोलेगा कि भाई देखो इस पर्सन को जो है छोड़ो तुम, उसको ऑर्डर देगा, और इसको पर्सन को मेरे सामने लाओ तुम, क्योंकि पता होना चाहिए ना कि इस पर्सन को क्यों, फिर उसके बाद में देखा जाएगा उस पर्सन को क्यों डिटेन किया गया था और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, कोई पुलिस वाला गुंडा हो या फिर यूपी पीसीएस वाला गुंडा हो या फिर सरकार हो यूपी की, कोई सी भी सरकार हो, सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये जो एक्ट है ना हैबियस कॉर्पस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो अगर क्योंकि अगर ये वाला जो रिट्स नहीं होता तो कोई भी आपको पकड़ कर अपने घर में काम करा सकता है कि जबरदस्ती आपकी लिबर्टी हार्म हो रही है उससे, तो ये ऐसा कोई करा नहीं सकता, आपको डिटेन नहीं कर सकता है, तो वरना अगर डिटेन कर लिया तो फिर हैबियस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से रिट्स जारी कर सकती है। अब एक आता है मैंडेमस। अब मैंडेमस क्या होता है, मैंडेमस ये होता है कि मान लो कोई जैसा उसी को ले लेते हैं, मान लो उसका ले लेते हैं यूपी पीसीएस वाला है। अब यूपी पीसीएस में हमने देखा होगा एक चेयरमैन है, तो वो चेयरमैन पता नहीं कितने सालों से बैठा हुआ है, बंदा वो हटता ही नहीं है, इसको हटा देना चाहिए बंदे को। देखो 2 साल से ज्यादा, मेरे हिसाब से 2 साल से टाइम ज्यादा चेयरमैन वगैरह बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि अब जैसे अभी क्या चल रहा है इंडिया, जो यूपी के अंदर इनकी गुंडागर्दी चल रही है पीसीएस वालों की, कुछ भी मतलब 2 शिफ्ट में कराएंगे, इतना हल्ला बोल हुआ बच्चों में, इतना हल्ला बोल करा, उसके बावजूद भी ये लोग मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बच्चे मजे लेने के लिए हो कि चिल काटने के लिए सब कुछ करें, प्रॉब्लम है ये। तो लेकिन वो प्रॉब्लम समझ नहीं रहे हैं, वो अपना ही गुंडा राज चला रखा है, फिर उसमें ऊपर पॉलिटिशियन अपना गुंडा राज चला रहे हैं। तो मतलब अगर ऐसा कोई गुंडा राज चलाए, ठीक है, मतलब ये आयोग जो है बैठ गया उसको ऑफिस में, ऑफिस की चेयर पर, और काम नहीं कर रहा है, समझ गए। जैसे अभी आपने देखोगे 2024 के स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन आया था और अभी तक एग्जाम नहीं हुआ, तो क्या है, सरकार का टैक्स, जनता का टैक्स अगर वैसा फालतू इनको बैठा बैठा कर खिला रहे हैं, ठीक है, खा खा के ये गैगंड हो रहे हैं, और बस जनता के लिए अल्टीमेटली काम नहीं कर रहा है, तो इनको हटा देना चाहिए, किसी दूसरे पर्सन को, जो अच्छा पर्सन है उसको चेयरमैन बनाना चाहिए। और अभी बहुत सारी चीजें अगर यही उत्तर प्रदेश में चलता रहा तो फिर सरकार का भी परिवर्तन हो ही जाएगा, क्योंकि पिछले वाली सरकारों में भी परिवर्तन हुआ है, सरकार बदली है, क्योंकि देखो सरकारें जो होती हैं जनता की भलाई के लिए होती हैं, लेकिन आप गुंडा राज खत्म करके अपना राज चला रहे हो, अपना गुंडा राज चला रहे हो, डिक्टेटरशिप जैसी चीजों को यूज कर रहे हो, अपना डंडा चला रहे हो, तो फिर तो आपको भी हटना ही पड़ेगा कि आप ज्यादा टाइम तक मजे नहीं काट सकते हो। तो आपको सोचना चाहिए जनता की भलाई किसमें है, तो फिर आप ये बोलोगे कि हमने वहां से गुंडा राज खत्म कर दिया और अपना राज स्टैब्लिश कर लिया और इसमें जनता की भलाई है, तो ये वाला बहाना नहीं चलेगा। तो मैंडेमस यही कहता है कि अगर मान लो कोई सरकारी ऑफिस है, ठीक है, सरकारी ऑफिस का मतलब कोई पोस्ट है, जैसे यूपी पीसीएस है, यूपी पीसीएस में चेयरमैन हो गया, अब चेयरमैन को काम नहीं कर रहा है चेयरमैन, लेकिन ये जो यूपी पीसीएस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनी हुई एक बॉडी है, तो या फिर किसी लॉ के थ्रू एक बॉडी बनाएगी, लेकिन इसका चेयरमैन काम नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है, तो जनता जाएगी, जो स्टूडेंट जाएंगे कि भाई देखो ये चेयरमैन बैठा हुआ है कुछ काम नहीं कर रहा है, तो फिर जो है इसको हाई कोर्ट ऑर्डर देगा कि भाई ये कर क्यों नहीं रहा है, तो चौधरी साहब बने हुए बैठे हुए हैं, आप कुर्सी पर काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो मतलब ये जो मैंडेमस होता है, ये ऐसी रिट्स होती है जो किसी ऑफिशियल को पब्लिक ऑफिस ऑफिस होता है उसमें उसको ऑर्डर देते हैं, भाई काम करो, काम नहीं, कान छेद दिए जाएंगे आपके, काम करो। जब सरकार को, आप सरकार की साइड से पैसा मिल रहा है, आपको पूरी सैलरी मिल रही है, तो फिर खा खा के तो यहाँ पर कुर्सी तोड़ रहे हो। तो सरकार जो मैंडेमस जो है रेट्स होती है ऐसे लोगों के खिलाफ दी जाती है जो ऑफिस में बैठ गए, काम नहीं कर रहे हैं, बस बैठ गए, हड़ताल कर रहे हैं, जैसे काम नहीं कर रहा है बस वो, तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो है रेट्स जारी की जाती है। अब प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का क्या मतलब होता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिशन वाली जो रेट्स होती है वो लोअर कोर्ट वालों को देते हैं। लोअर कोर्ट का मतलब जैसे कि लोअर कोर्ट में जो हो गया, जैसे ट्रिब्यूनल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ट्रिब्यूनल हो गए, तो ये जो कोर्ट होते हैं इनकी जो जुरिडिक्शन होती है, जुरिडिक्शन से जाकर बाहर ये अपना जो है जजमेंट दे देते हैं, तो फिर जो अपर कोर्ट होंगे जैसे कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इनको ऑर्डर देते हैं कि भाई ये जो है आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप अपनी जुरिडिक्शन से बाहर जाकर ये और वो नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर ये कभी देखते हैं क्वेश्चन को, पहले ये देखते हैं सर्टिव राइट। अब सर्टिव राइट क्या है, सर्टिव राइट में देखो, सर्टिव राइट और ये जो मैंने आपको बताया सर्टिव राइट
और ये वाली प्रोहिबिशन, ये दोनों के दोनों लोअर कोर्ट को जो है, लोअर कोर्ट या उसको दी जाती है। तो मान लो कि जैसे कि लोअर कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, उसने गलत जजमेंट दे दिया, समझ गया, तो गलत जजमेंट ही गलत दे दिया उसको, तो उसका जजमेंट ठीक करने के लिए वो फिर सर्टेन राइट को इशू किया जाएगा। तो फिर हाई कोर्ट बोलेगा या सुप्रीम कोर्ट बोलेगा या तो केस हमको दे दो, ठीक है, और या फिर केस जो है सुप्रीम कोर्ट बोलेगा या हाई कोर्ट में दे दो केस, ये वो ठीक करेगा इसको। तो सर्टेन राइट जो होता है ये सर्टिफाइड करता है कि जो भी ट्रिब्यूनल होगा या लोअर कोर्ट है उन्होंने गलत जजमेंट दिया था या अपनी बाहर जाकर जजमेंट दिया था, तो उनकी जो जजमेंट को ठीक करने के लिए ये मामला हाई कोर्ट में जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो वो अपने पास बुला लेते हैं कि भाई ये मामला हमारे पास है। अब क्यू वारंटो क्या है? क्यू वारंटो ऐसा होता है कि लोग ऑफिस ही नहीं छोड़ रहे। देखो पीछे वाले में क्या था, ये यहाँ था मैंडेमस, मैंडेमस में क्या था, मैंडेमस में वो काम ही नहीं कर रहा है, तो अब उसको ऑर्डर दिया जा रहा है भाई काम कर काम। अब लेकिन यहाँ पर क्या है, क्यू वारंटो में ये रहता है कि जो कोई पर्सन है, मान लो कि इसी का ले लेते हैं यूपीपीसीएस वाले का, इसी को क्रिटिसाइज करो जितना करो, क्योंकि इन्होंने अपना गुंडा राज चला रखा है। तो अब ये ऑफिस पे चढ़कर बैठ गया है, इसमें मतलब यूपीपीसीएस का अब इसका टर्म खत्म हो गया मान लो, लेकिन छोड़ ही नहीं रहा है। ठीक है भाई, मैं चेयरमैन ही रहूंगा, ये मेरा गुंडा राज है, मैं चेयरमैन चढ़ूंगा और चाहे मैं कुछ भी करूँ, ये मेरी मर्जी है। तो फिर सरकार, फिर जनता क्या करेगी, मतलब स्टूडेंट्स क्या करेंगे या फिर जनता, वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर इससे पूछा जाएगा भाई हट रहा है नहीं हट रहा है, या फिर हमको डंडा चार्ज कराना पड़ेगा। तो मतलब सरकार फिर इसके साथ क्यों वारंट है, भाई आप किसकी वारंटी से बैठे हुए ऑफिस में, आपका तो टर्म खत्म हो गया है, तो आप हटो यहाँ से। तो क्यू वारंटो की जो रेट्स होती है वो ऐसे लोगों को जो इलीगली जिन्होंने जो है ऑफिस को ऑक्यूपाई कर रखा हुआ है, उसको पब्लिक ऑफिस को, और उस वो ऑफिस हटवाने के लिए, उसकी वो उसको हटाने के लिए कि भाई तुमने तो यहाँ पर एक तुम्हारा तो टर्म भी खत्म हो गया, तुम क्यों बैठे हुए हो, तो इसके लिए क्यू वारंट यूज किया जाता है। अब तो हम क्वेश्चन दिखाते हैं, ये वाला क्वेश्चन पिछले सालों में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट सेफगार्ड फॉर द लिबर्टी। देखो पर्सन की लिबर्टी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है हैबियस कॉर्पस। अगर हैबियस कॉर्पस जो है आपको कोई डिटेन कर ले, तो इससे आपकी जो लिबर्टी है वो कर्व हो गई है, वो डिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, इसलिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो हैबियस ये है रिट्स है वो हैबियस कॉर्पस है, बहुत ज्यादा है। अब 2023 में आयोग ने किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, जरा देखते हैं। देखो 2023 का क्वेश्चन है ये, द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू इशू रिट लाइक हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, सर्ट्यू राइट, विच इज एप्रोप्रिएट टू इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो ये जो आर्टिकल 32 के अंदर, देखो आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है कि किसी के फंडामेंटल राइट वॉलेट होते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और आर्टिकल 2 to 6 के अंदर हाई कोर्ट को पावर दी गई है। तो यहाँ पर अंदर आर्टिकल 32 के अंदर बात हो रही है कि आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को ये मैंडेमस जारी, ये जो रिट्स वगैरह हैं जारी करने की पावर दी गई है अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट होते हैं। तो क्या ये बात सही है, यही पूछा है यहाँ पर कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू इशू द रिट्स टू स्टॉप वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो पहली बात तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा कह रहा है कि पार्लियामेंट में वाई द लॉ एम्पावर एनी अदर court to exercise within its jurisdiction the power to give the Supreme Court। देखो ये कह रहा है कि पार्लियामेंट में वाई लॉ एम्पावर एनी अदर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी पावर दे सकती है, ट्रिब्यूनल को पावर दे सकती है, किस टाइप की पावर, टू एक्सरसाइज विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन द पावर गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट। मतलब जो पावर सुप्रीम कोर्ट को रिट्स, जैसे फंडामेंटल, मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट्स जो है वॉयलेट होते हैं तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, लेकिन पार्लियामेंट को अंडर आर्टिकल 32 के अंदर पावर दी गई है कि वो किसी ये पावर कि किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो गया तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी ये पावर दे सकते हैं। पार्लियामेंट केवल पार्लियामेंट के हाथ में नहीं पावर, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी पावर दी जा सकती है भाई किसी पर्सन के अगर फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है तो आप जो है उस पर्सन का देखोगे रिट्स जारी कर सकते हो। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो इसकी वजह से उसने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबव मेंशन स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज ये आर करेक्ट। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये अपने आप में, यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करती है। तो अब ये यूपीपीसीएस वाला वैसे तो इनके क्वेश्चन गलत होते हैं, लेकिन पता नहीं कभी कभी क्वेश्चन तो ये 30 मार्क खान बन जाते हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये शायद कोई नशेड़ी का झड़ी इससे पेपर बनवाते हैं तभी जाकर वो उनके मतलब 5-10 क्वेश्चन इनके 150 में से 5-10 क्वेश्चन गलत ही होते हैं। तो वो नशेड़ी का झड़ी टिक या सट्टा मार के पेपर बनाते होंगे तो उनको क्या पता लिख दिया उन्होंने क्या लिखा है, कौन सा कहाँ से क्या लिया है। अब यहाँ पर आर्टिकल 26 के बारे में पढ़ते हैं, वो सॉरी 26 नहीं, ये क्वेश्चन है
हाँ, ये यूपी ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में 2022 में पूछा था। तो मैंने आपको राइट टू एजुकेट उसके बारे में बताया था कि एक फंडामेंटल राइट था। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल, ये रह गया था क्वेश्चन। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 के अंदर। तो इसके अंदर जो है बच्चों को ये बोला गया था कि भाई ये एजुकेशनल राइट दिए जा रहे हैं कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एंड क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी। तो क्वालिटी और ये फ्री तो ठीक है, फ्री भी दी जा रही है, कंपलसरी भी चलो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन क्वालिटी का कुछ नहीं है अता पता। क्वालिटी तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का तो बेड़ा ही गर्क है। तो मैं तो यही बोलूँगा, वो सरकारी नौकरी के सिवाय अगर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाने की सोच रहे हो तो उनका वो कभी नहीं जा सकते, उनका कुछ नहीं हो सकता है। तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वालों का कुछ भला होता नहीं है एक्सेप्ट सरकारी नौकरी करना। तो वही 40-50-1 लाख की सरकारी नौकरी करते हैं, उन्हीं का वही भाग्य है। और तो बाकी सरकारी नौकरी सरकारी स्कूल में पढ़ने वालों को कुछ होता नहीं है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं। प्राइवेट वाले स्कूल के बच्चे काफी बाजी मार कर आगे ले जाते हैं, वही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आईएम्स हो गए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेते हैं एजुकेशन। तो ये अपना लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं फंडामेंटल राइट का। और अभी देखो आयोग का पेपर का डेट आ चुकी है कि कौन सी डेट को होगा और नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होगा। तो अभी प्रोटेस्ट अरेंज किया गया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सभी को जो भी जा सकता है उसको जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। अपने पेरेंट्स को ले जाओ, आप जितनी तादाद में वहां पर जाओ जाओ, क्योंकि देखो इनका गुंडा राज तो चल ही रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये पूरा सभी स्टूडेंट कम्युनिटी, दूसरे सभी लोग जो इससे जुड़े हुए हैं सरकारी नौकरी से, तो ये इनका गुंडा राज खत्म कराना है। और एक और डिमांड रखनी चाहिए आयोग को उसके सामने कि ये जो है चेयरमैन है इनको बदला जाए, क्योंकि ज्यादा टाइम तक किसी भी चेयरमैन को नहीं रखना चाहिए, 2 साल या 1 साल मैक्सिमम। दूसरे लोगों को भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। एक ही सांप की तरह आप भिंडी बांध कर बैठ गए हो वहां पर, तो वो सब नहीं होना चाहिए। तो एक ये भी होना चाहिए कि भाई आयोग को बदला जाए, सरकार के सामने डिमांड रखी है। देखो डायरेक्ट चैलेंज करने की जरूरत है यहाँ पर। आपका कोई भीख थोड़ी मांग रहे हो, ये तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आपका राइट है ये कि भाई कोई भीख थोड़ी मांग रहे हो सरकारों से या किसी से। भाई कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो देके गए हैं हमको, तो हम तो अपने राइट्स मांग रहे हैं जो हमारे जो है। और आप कैसे बीच में प्रोसीडिंग को चेंज कर रहे हो कि भाई जब शुरू में नोटिफिकेशन निकला था कि नॉर्मलाइजेशन का होगा या ऐसा, तो कोई नहीं था, तो फिर आप काहे के लिए बीच में मतलब अपना ही सुप्रीम कोर्ट से बड़े कोर्ट बन रहे हो। तो ये जो है आपको मतलब इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कई लाख स्टूडेंट्स को वहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आए दिन देखो ये जो मैं तो ये कहूंगा कि आए दिन अगर सरकार का यही रवैया रहा है तो इसका मतलब सरकार जो है कंट्रोल कर रही है इंस्टीट्यूशन को। और चेयरमैन को भी हटाया जाए, क्योंकि चेयरमैन देखो बदला जाना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि ये सांप की तरह बिंडी बार को बैठ गए हो तो बैठे हो उसमें कई सालों से। और चलो बैठने से कोई दिक्कत नहीं, क्या आप काम अच्छा कर रहे हो? नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। आप सब इतने दिनों से क्या आप मतलब भिंडी छील रहे थे, आप प्याज काट रहे थे, गोभी बना रहे थे, क्या कर रहे थे? 1 साल हो गया, साल के पहले साल में नोटिफिकेशन निकाला और अभी तक हमसे एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जा रहा है। और आप अपना मुंह छुपाने के लिए बच्चों को परेशान कर रहे हो, पूरे स्टूडेंट्स को परेशान कर रखा है, स्टूडेंट कम्युनिटी को परेशान कर रखा है। तो ये और सब अपनी करतूत छुपाने के लिए कि पेपर लीक नहीं हुआ, दुनिया भर की चीजें। तो सबको बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करना चाहिए वहां पर। देखो ऐसा काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको आपका राइट्स है और इसको ले छीनना चाहिए, लेना नहीं चाहिए, छीनना चाहिए। तो ये तो इन्होंने ब्यूरो पूरा एक सिस्टम खराब कर रखा है। वो इनको बैठे बैठे जनता से पैसे मिल रहे हैं, जनता का टैक्स का पैसा ही खराब हो रहा है इन लोगों को देखकर। खराब ही बोलेंगे उसको, क्योंकि जब ये लोगों की भलाई के लिए काम नहीं कर रहा है तो जनता का पैसा ही खराब हो रहा है उसमें, टैक्स का पैसा। ठीक है, तो आपको बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट जो भी है, जितने भी है, 1 लाख 2 लाख 3 10 20 लाख जितने भी जा सकते हैं वहां पर जाना चाहिए। ये कोई मजाक बात थोड़ी है कि आपने आए दिन मतलब काले को पीला कर देंगे, पीले को हरा कर देंगे, तुम्हारी मर्जी चल रही है। यहाँ पर आपकी मर्जी थोड़ी चलेगी, आपको पावर सौंपी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। आप अपनी जो है उसके अंदर बैठ कर वहां पर ये हमारी दादागिरी चल रही है, हमारा गुंडा राज चलेगा, ये नहीं हो सकता है। सरकार तो बदल भी गई है आने पीछे वाले टाइम में। तो ऐसा नहीं है कोई इलेक्शन कोई भाई 2-3 हजार सालों में होंगे। आने वाले टाइम में आपको रिजल्ट पता लग ही जाएगा अगर यही रवैया आपका रहा। तो अपना ये हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।